हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलस्ट्रेटिंग चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज से हम फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस फोटोशॉप की नॉलेज आपको दी जाएगी। वैसे हमने इस फोटोशॉप कोर्स को 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 के जो सभी ट्यूटोरियल होंगे वो उन लोगों के लिए जिनको फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता, जो बिगनर्स है। और लेवल 2 और लेवल 3 के जो जितने भी ट्यूटोरियल है वे उनके लिए जिनको बेसिक फोटोशॉप आता है, जैसे कि उनके टूल्स वगैरह। लेकिन वो जितने भी ट्यूटोरियल होंगे लेवल 2 और 3 के, वो थोड़े एडवांस होंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये जो ट्यूटोरियल है लेवल 1 का, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फोटोशॉप की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए फ्रेंड्स, हो सकता है पहले के 2-4 ट्यूटोरियल थोड़े लंबे हों, क्योंकि ये सिर्फ मैंने बताया उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें नहीं आता। लेवल 3 के बाद हम जो बाकी के ट्यूटोरियल होंगे उसमें फोटो रिटचिंग, फोटो मैनिपुलेशन, रेस्टोरेशन और स्वैपिंग और बैनर, पोस्टर, फ्लायर, कैटलॉग, ये सभी डिजाइन की आगे चलकर चर्चा की जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने एक ही ट्यूटोरियल में कई लोगों ने ट्यूटोरियल बना रखा है फोटोशॉप का, एक कंप्लीट कोर्स एक ही ट्यूटोरियल में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप एक ही ट्यूटोरियल में कंप्लीट फोटोशॉप नहीं सीख सकते, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। वैसे अगर मैं भी चाहूँ, मैं भी फोटोशॉप बना सकता हूँ एक ही लेवल में, लेकिन क्या है, आप उसमें एक बेसिक फोटोशॉप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जॉब करियर को लेकर सीखना चाहते हैं, मतलब कि एक करियर को लेकर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको फोटोशॉप की बेसिक से लेकर एडवांस फोटोशॉप की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स शुरू किया जाए, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस फोटोशॉप की नॉलेज दी जाए। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में आज हम इसके इंटरफेस और टूल्स, मेनू बार और लेयर्स पैनल को सीखेंगे, और उसको कस्टमाइज करना सीखेंगे कि लेयर पैनल्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ आएगा। फिलहाल मैंने पीछे कुछ वर्क किया है, जिसके कारण ये सब रिसेंट फाइल ओपन यहाँ शो कर रहा है। आप जब पहली बार ओपन करते हैं तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ आएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फोटोशॉप का CC 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, चाहे आप फोटोशॉप CC 17, 18, 19, लगभग सभी का इंटरफेस एक जैसा है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप फोटोशॉप CS6 या इसके पीछे का वर्जन यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इनके टूल्स में कुछ डिफरेंस है। मतलब कि जो पीछे के ओल्ड वर्जन है CS6.5 में, उसमें कुछ जो उसके टूल्स हैं, बहुत से टूल्स हैं जो लेटेस्ट वर्जन में है, लेकिन आपको प्रीवियस वर्जन में नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा है कि आप न्यू वर्जन के फोटोशॉप डाउनलोड कर लीजिए एडोबी की वेबसाइट पे जाके, या आप 7 कीजिए, 8 कीजिए, 19, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लगभग इन सभी का CS6 के बाद के जितने भी वर्जन है, वो लगभग सभी का इंटरफेस सेम है। और बस कुछ जो लेटेस्ट वर्जन है, लगभग 20, उसमें बस कुछ टूल्स हैं जो नए पे नए ऐड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इस इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे आपको ये टूल बार दिया हुआ है, जिसमें सभी टूल दिए हुए हैं, और उसके बाद ये मेन्यू बार है, जिसके अंदर फ़ोटो के कलर वगैरह एडजस्टमेंट, फ़िल्टर्स, लेयर्स, पैनल और जितने भी कलर वगैरह एडजस्टमेंट है वो सब इसमें हैंगे। उसके बाद है ये पैनल। ये जितने भी पैनल है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, वो आप विंडोज़ में जाके कोई भी पैनल को यहाँ पे इंस्टॉल और डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये पैनल है, इस पैनल में वैसे आपका जो ओल्ड वर्जन है CS7, लगभग CS5, उसमें क्या होगा, ये 2 लेयर्स में इस तरीके से आपको शो होता है। लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन में आपको लगभग सिंगल रो में ही इस टूल्स के ऑप्शन ऐसे शो होंगे। आप चाहे तो इस पैनल को इस तरीके से, ये देखिए, आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये एक एरो है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2 रो में इसके टूल्स डिवाइड हो जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं ये मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है, इसमें जितने भी फिल्टर्स हैं, आपके इमेजेस में एडजस्टमेंट में जाके जितने भी नए फिल्टर्स हैं और कलर एडजस्टमेंट है, कलर करेक्शन है, वो सभी इसी ऑप्शन में आपको मिलेंगे देखने को, जो हम आगे से आगे सीखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इस पैनल की ओर। आपको इस तरीके से पैनल दिखाई देगा। आप चाहे तो इस पैनल में को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में, तो मैंने यहाँ पे अपना विवेक वर्क स्पेस, अपना एक वर्क स्पेस बना रखा है, अपना एक पैनल बना रखा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा पैनल आ जाएगा, जो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके सेट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वर्क स्पेस के बारे में जानते हैं, इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ये जो पैनल है, ये देखिए, कई बार ये पैनल इस तरीके से हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। मतलब कि हम कई बार होता है जब आप नए फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं, तो कई बार पैनल इधर उधर हो जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि यह पैनल आपके कहाँ गए। जैसे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इस तरीके से आपके कई बारी
सारे इस तरीके से हो जाते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पे जाके और वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप रीसेट एक्सटेंशन करेंगे तो ये आपका जब शुरुआत में आप फोटोशॉप खोलते हैं तो उस हिसाब से ये आपके डिफ़ॉल्ट रूप से सेट आ जाएंगे। जब आप नया नया फोटोशॉप खोलते हैं तो इसी तरीके से लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये इसको ड्रैग करके लर्न को इसको अलग कर सकता हूँ, यहाँ से इसको एडजस्टमेंट को अलग कर सकता हूँ और ये लर्न को अलग कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लर्न को यहाँ पे ड्रैग करके अलग करके इसको डिलीट कर दिया। मुझे इस लिबर्टी की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, एडजस्टमेंट को भी डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक और पैनल ऐड करूँ लेयर्स का, क्योंकि फ़ोटोशॉप में लेयर्स पैनल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आप जानते ही हैं अगर आप थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप आपने यूज़ किया है। तो मैं यहाँ लेयर्स पे जाऊँगा, जिसकी शॉर्ट कमांड है F7। लेयर्स में F7 जैसे ही मैं इस पे करता हूँ तो ये एक पैनल हो जाता है। आप चाहे तो इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके डिलीट कर दीजिए, और अगर आप दोबारा F7 दबाएंगे तो यही पैनल आपका आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसको इस पैनल में ऐड करना, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँगा। ये देखिए, आप इसको इस तरीके से इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा, जैसे ये ग्रीन ये स्काई होगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये देखिए ये एक पैनल बन गया आपका। इसी तरीके से आप और पैनल भी इसी के अंदर जोड़ सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ का पैनल लेता हूँ और पैराग्राफ के पैनल को इसी के नीचे ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये पैनल भी एक पूरा पैनल बन गया। ये इस हिसाब से ये पूरा पैनल बन गया। और अब मैं चाहता हूँ इसको इसके साथ अटैच करना, तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके एकदम ऐसे लेके जाऊँगा। ये देखिए जैसे ही ये स्काई कलर हो जाता है ये इससे चिपक जाएगा। ये अब इसके साथ इनबिल्ट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे भी अपने कुछ पैनल लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया था अपना वर्क स्पेस के अंदर, मैंने जैसे बना रखा है माई वर्क स्पेस में, ये सारे मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रखे हैं। वैसे ही आप इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ब्रश का, मैं इस ब्रश पे क्लिक करता हूँ। ये एक ब्रश सेटिंग और ब्रश, यहाँ पे एक इसका एक पैनल तैयार हो गया। यहाँ पे इसका एक टूल आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, या इंस्टाग्राम का एक आइकन आ गया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं एडजस्टमेंट का एक्शन का चाहता हूँ, मैंने एक्शन पे क्लिक किया, यहाँ एक एक्शन क्या आ गया। अब आप चाहे इसको पैनल को चाहे नीचे रखिए, किस हिसाब से भी आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। ये देखिए आप कोई भी पैनल ले लीजिए, चाहे पाथ का हो, किसी भी चीज़ का हो, प्रॉपर्टी का हो, आप उसको अपने हिसाब से इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और चाहे तो आप पैनल डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने ये पैनल सेट कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने एक ये अपने हिसाब से एक पैनल बना लिया। मैं चाहता हूँ इसको मैं बार बार इसको मैं सेट कर दूँ। वर्क स्पेस में आपको एक ये न्यू वर्क स्पेस, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। जो आपने ये कस्टमाइज वर्क स्पेस बनाया है, आप इसको कुछ भी नाम ले दीजिए। जैसे मैंने इलूस ग्राफिक ये एक नाम दे दीजिए। और उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यू बार और इस टूल बार, इन तीनों ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसके जो भी शॉर्ट कमांड्स वगैरह होगी वो सब इसके अंदर जुड़ जाएगी। और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब जैसे ही आप सेव करते हैं, ये आपका एक प्रीसेट एक पैनल तैयार हो जाएगा इलूस ग्राफिक। कई बार ये क्या होता है कि हम बहुत से पैनल बना लेते हैं। मान लीजिए आप 3D वर्क में काम कर रहे हैं, तो आप 3D वर्क में अपने हिसाब से पैनल बना सकते हैं। जो सा पैनल आपको रखना है, जो हम आगे से आगे सीखेंगे 3D के बारे में, और इस हिसाब से आप अपना पैनल तैयार कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं बहुत सारे पैनल बन गए, इलूस ग्राफिक हो गया, इमेज वर्क स्पेस हो गया, और भी जो पैनल है आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ डिलीट वर्क स्पेस में जाएंगे। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे जो वर्क स्पेस है विवेक वर्क स्पेस, आप जो उनसा डिलीट करना चाहते हैं वहाँ यहाँ होगा। अब ये इस वक्त विवेक वर्क स्पेस आ रहा है, यानी मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं इस विवेक वर्क स्पेस पे जाके विंडोज़ पे जाके दोबारा इस पे जाऊँगा और डिलीट वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा। अब ये इलूस ग्राफिक का आ गया। मैं चाहता हूँ इसी को डिलीट करना, तो मैं इस पर डिलीट करूँगा और ये एक पॉपअप विंडो आएगी, इस पर मैं यस कर दूँगा। अब ये इलूस ग्राफिक वाला पैनल जो कस्टमाइज पैनल मैंने बनाया था वो डिलीट हो गया। अब विवेक वर्क स्पेस है, इसको भी इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके इसको डिलीट वर्क स्पेस में ये विवेक वर्क स्पेस नाम का ये भी डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिए आपको जिसको भी डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे वर्क स्पेस विवेक वर्क स्पेस को डिलीट करना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए इसको डिलीट करना है, तो आप इस वाले एक्सटेंशन जो डिफ़ॉल्ट
जो पैनल है उस पर होना। यदि आप इसके ऊपर आपने ये ओपन कर रखा है तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा बल्कि ये इसको डिलीट करेगा। इसलिए जब आप विवेक वर्कस्पेस जो आपने बनाया है उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं उससे दूसरे वाले पैनल पर आप क्लिक कीजिए, तब जाके वो आपका जो डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए विवेक वर्कस्पेस। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमने पैनल के बारे में जाना कि किस तरीके से इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। वैसे इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ये विवेक वर्क स्पेस आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं, न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं और डिलीट वर्क स्पेस भी आपके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहे यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट रूप से तैयार कीजिए या फिर विंडोज़ वर्क स्पेस में जाके आप इसको सेट कीजिए या अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो पैनल है ये हमारा पैनल इस तरीके से डिलीट हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हमारा पैनल कहाँ गया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे ये टूल पैनल, ये इस टूल पैनल पे क्लिक करेंगे, ये आपका वही पैनल आ जाएगा जो इधर उधर। अब आप इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कर देंगे, जैसे ये यहाँ पे ग्रीन होएगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और कई बार क्या होता है आप टैब दबा देते हैं, बहुत से नए लोगों के लिए ये दिक्कत होती है कि कई बार उनसे कीबोर्ड पर गलती से टैब बटन दब जाता है, तो ये दोनों ही जो पैनल है टूल बार का और ये पैनल ये दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि आपका जो टैब बटन है, जो कीबोर्ड पे जो टैब है कैप्स लॉक के ऊपर टैब, अगर आप गलती से इस टैब पे क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों बटन हाइड हो जाते हैं। इसके लिए आप दोबारा से अगर टैब बटन क्लिक करेंगे तो ये दोनों पैनल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। वैसे इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है कि हम बड़ी इमेज पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें स्पेस कम, जैसे ये जो एरिया है ये हमें बड़ी इमेज में हम चाहते हैं कि हम अच्छे से वर्क कर सके, तो हम टैब कई बार बटन क्लिक कर देते हैं जिससे कि हमें एरिया बड़ा मिल जाता है और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब वो काम खत्म हो जाता है हम टैब दबा के अपने पैनल को वापस ले आते हैं। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है। चाहे अगर आपका यहाँ से खो गया तो आप टूल बार पे भी जाके भी इस पैनल को लेके आ सकते हैं, तो इसमें या टैब दबाएंगे तो भी ये पैनल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने इस पैनल के बारे में जान लिया और हमने इस पैनल के बारे में भी सब कुछ जाना कि किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करते हैं। और ये पैनल मेन्यू बार को हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे टूल हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जैसे मैंने आपको ये बताया, आप इस वाले पे क्लिक करके डबल रो आ जाती है आपकी। इस तरीके से आप यदि इस वाले पे क्लिक करेंगे डबल रो में है। इसी तरीके से ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये सेम एरो आपको इधर भी दिखाई देगा। ये देखिए ये सेम एरो आपको इधर भी दिखाई देगा। इस एरो का क्या काम है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये जो ये इतने बड़े एरिया में है ये इसको स्मॉल कर देगा, ये देखिए छोटा कर देगा और नाम में आ जाएगा। आप इसका प्रयोग वैसे बेसिकली तब करते हैं जब हमें एरिया कम पड़ रहा होता है तो हम इसको कर देते हैं और ताकि हम वर्क ज़्यादा कर सकें। तो अगर आप इस पर दोबारा टैप करते हो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, पूरा एरिया आपको शो होने लगेगा। इस तरीके से आप इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये एरिया भी खुल जाएगा। वैसे इतने बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर कोई टूल की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पर क्लिक करके उस फिल्टर को, उस ऑप्शन को खोल सकते हैं और फिर दोबारा उसको यहाँ पे ये जो एरो है इससे इसको दोबारा अंदर कर सकते हैं। ये देखिए ये एरो अभी मुझे प्रॉपर्टी बार की ज़रूरत है या मुझे 3D की ज़रूरत है, मैं 3D पैनल खोल लूँगा और उसमें से कुछ भी वर्क करके इसको दोबारा हाइड कर दूंगा। इस तरीके से आप ये हाइड कर सकते हैं। इस पैनल को भी अगर आपको लगता है मेरा जगह कम पड़ रही है तो आप इस पैनल को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो इस तरीके से। और ओपन करना हो पूरे एरिया को तो यहाँ से इसको आप क्लिक कर सकते हैं, ये ओपन पूरा एरिया ऐसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग के बारे में। अब इसमें हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करेंगे आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप शॉर्ट कमांड से कंट्रोल एन कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे फाइल में जाके ये न्यू ऑप्शन पे जाके कंट्रोल एन, ये देखिए शॉर्ट कमांड भी यहाँ शो हो रही है। आप इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नया न्यू डॉक्यूमेंट पैनल खुल जाएगा। अब इसमें क्या है, आपके रिसेंट, सेव, फोटो, प्रिंट ये सब दे रखे हैं। तो इसमें रिसेंट में क्या होता है, जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आप यहाँ प्रीसेट बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, वह एक रिसेंट में शो होने लगती है। ये सारे वो रिसेंट डायमेंशन है जो मैंने हाल ही में यूज़ किए हैं। उसके बाद आता है सेव प्रीसेट। सेव प्रीसेट क्या है, सेव प्रीसेट में मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो भी आप यहाँ डायमेंशन बनाते हैं वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। मतलब यहाँ जब भी चाहोगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद ये है फ़ोटो। फ़ोटोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ प्रीसेट आपको दे रखे हैं। ये फ़ोटो के लिए है, बेसिकली पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फ़ोटो के लिए आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे 4x6 का हो या फिर पोर्ट्रेट 4x6 का या 6x, ये अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये प्रिंट। ये प्रिंट प्रीसेट दे रखे हैं, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया है या फिर पेज मेकर वगैरह, तो उसमें भी जैसे लीगल, लेटर और A4 A5 साइज पेज बने होते थे, इस प्रकार प्रिंट में ये पेज बने हुए हैं। जैसे आपने वर्ड एक्सेल यूज़ किया उसमें पेज होते हैं, इसी तरीके से इसमें ये पेज बने हुए हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलुस्ट्रेशन। आर्ट एंड इलुस्ट्रेशन में क्या है, ये 1000, ये इसके भी कुछ प्रीसेट बने हुए हैं, पोस्टर, पोस्ट कार्ड के, वेब के अपने प्रीसेट बने हुए हैं। इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन के यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं और फिल्म वीडियो के भी यहाँ प्रीसेट दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, लाइक जैसे इस तरीके से। यदि आप फोटोशॉप का CS6 है या उससे पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें इसमें भी क्या है, आपके प्रीसेट उसी तरीके से हैं, बस इसका थोड़ा सा इंटरफेस अलग है। उसमें आइकन इमेज शो हो रही थी, इसमें इमेज शो नहीं होगी, लेकिन इसके जो प्रीसेट्स हैं वो थोड़े कम हैं। फोटोशॉप CS6 के बाद के वर्जन में जो प्रीसेट दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से इसमें भी प्रीसेट दिए हुए हैं, ये देखिए, ये न्यू प्रीसेट है। यहाँ पे भी इसी, ये फोटोशॉप का CS6 वर्जन है जिसमें इस तरीके से विड्थ, हाइट सब कुछ लगभग वैसा ही है, बस कुछ जो इंटरफेस है थोड़ा सा अलग है, लगभग बाकी सब सेम है। यहाँ पे सेव प्रीसेट भी है, तो इस तरीके से ये ओल्ड वर्जन का प्रीसेट है। अब हम दोबारा इसको ओपन करते हैं, तो हमने अब ये जाना कि ये क्या है, ये बने बनाए प्रीसेट एडोबी की साइड ने, एडोबी ने हमें दिए हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे विड्थ और हाइट। ये जो भी आप मीडिया, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी विड्थ और हाइट आपको पता होनी चाहिए आपकी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये फोटोशॉप में ये है, आप ये नहीं है कि आप छोटा साइज बना के उसको बड़ा करेंगे तो वो पिक्सलेट होगा। पिक्सलेट का मतलब फटने लगेगा, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ नहीं है। इलस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ में तो क्या है, आप छोटे से मीडिया में बनाते हैं और उसको साइज बड़ा कर सकते हैं तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, पिक्सलेट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये फोटोशॉप है, ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि आप अगर छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उसको लार्ज करते हैं तो वो पिक्सलेट होगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप वर्क करते हैं उसमें आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मान लीजिए मैंने 2000 बाय 3000 हाइट का एक बैकग्राउंड लिया, एक कैनवास लिया। उसके बाद ये आता है हाइट और विड्थ के बाद ये पिक्सल्स। पिक्सल्स में आपको 5 से ये पिक्सल, इंचिस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्सिस, ये सब मिलते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं वो पिक्सल और इंचिस होते हैं, क्योंकि जो भी हम मीडिया क्रिएट करते हैं वो पिक्सल व इंच में ही लेते हैं, चाहे वेबसाइट के लिए हो, स्क्रीन के लिए हो या प्रिंट के लिए हो। हम इन दो का यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग पिक्सल और इस इंच का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप ये देख लीजिए आपको किस हिसाब से मीडिया बनाना। मान लीजिए मैंने 2000 बाय 3000 का लिया और ये यहाँ पे एक ये इसका क्या मतलब है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। आप अपने पेज को किस तरीके से शो करना चाहते हैं। पोर्ट्रेट में क्या है, आपका जो पेज है, वैसे आपने वर्ड यूज़ किया है तो MS वर्ड वगैरह यूज़ किया है तो आपको इस चीज़ का पता ही होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज क्या होता है। उसके बाद आता है ये आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड में आपको बताना चाहूँगा, यदि आप फोटोशॉप का 768 से पिछले वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे कोई आर्ट बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पुराने वर्जन में, ये जो एडोबी ने 2017 से में लॉन्च हुआ है ये। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन एक क्वालिटी है, मतलब कि मान लीजिए आपकी जो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, अगर आप उसको निकालते हैं तो आपको रेजोल्यूशन लगभग 200 या 300 रेजोल्यूशन रखेगा। और अगर आप किसी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं या वेब डिज़ाइन, या आप रेजोल्यूशन 72 रखना पड़ेगा। 72 रेजोल्यूशन जो है ये प्रिंट के लिए नहीं है, ये 72 रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए होता है। मान लीजिए कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हम ये पहले कस्टमर से पूछ लेते हैं कि ये स्क्रीन के लिए है, मतलब डिस्प्ले के लिए है, तो डिस्प्ले के लिए 72 रेजोल्यूशन यूज़ होता है। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी मीडिया बना के उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको रेजोल्यूशन 300 रखना होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका जो बनाया है आपने, वो अगर छोटा है, मान लीजिए पोस्टर है या कोई छोटा सा पोस्ट कार्ड कोई साइज है या फ़ोटो है, तो आपको रेजोल्यूशन 300 रखना है। अगर मान लीजिए कोई
प्रिंट करना है, लेकिन वही जो आपका मीडिया है लगभग बैनर साइज का मीडिया है, 6 बाय 8 फुट का है, तो आपको रेजोल्यूशन 300 नहीं रखना। बड़े मीडिया में आपको रेजोल्यूशन 72 रखना है। 72 रेजोल्यूशन प्रिंट के लिए रखना है बड़े मीडिया में। अगर आप छोटे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं पोस्ट गार्ड में, तो आपको यहाँ रेजोल्यूशन 72 ही रखना है। उसके बाद ये है इंचिस और पिक्सल्स। ये इंचिस पिक्सल वैसे ज़्यादातर जो यूज़ है रेजोल्यूशन में इंच, ये पिक्सल और इंचिस यूज़ होता है, इसका बहुत कम यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर यूज़ होता है, इसलिए हमेशा आप रेजोल्यूशन में ध्यान रखें आपका पिक्सल इंच पर हो। उसके बाद ये आता है कलर मोड। अब ये कलर मोड में एडोबी के ये 4 वैसे कोरल और इलस्ट्रेटर में लगभग RGB और CMY के कलर चलता है, लेकिन एडोबी सॉफ्टवेयर में ये बिटमैप, ग्रेस्केल, CMY के लैब कलर है। वैसे इसके अंदर भी RGB और CMY के कलर चलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है CMY के कलर जो है प्रिंट के लिए यूज़ होता है। अगर कोई भी मीडिया आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा CMY के कलर ही मोड करना है, क्योंकि RGB के कलर, कुछ कलर ऐसे हैं जो प्रिंट में नहीं आते, क्योंकि जितनी भी प्रिंट मशीनें हैं वो लगभग सभी CMY के कलर मोड में ही चलती है। इसलिए आप ध्यान रखें, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो प्रिंट के लिए बना रहे हैं या स्क्रीन के लिए। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो, या वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी मीडिया बनाते हैं वो RGB कलर मोड में होगा, क्योंकि ये होता ही स्क्रीन के लिए। और CMY के कलर जो है ये प्रिंट के लिए। उसके बाद 8 बिट 16 बिट, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे बस आप ये ध्यान रखिए, जो भी आप मोबाइल में कोई भी फ़ोटो देखते हैं या फिर कंप्यूटर में जो भी कोई फ़ोटो देखते हैं वो लगभग सभी 8 बिट पर ही परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए ध्यान रखें, आप जो भी ये जो आप सेट करेंगे बिट वो 8 बिट में ही होगी। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट में क्या है, अब जो भी ये बैकग्राउंड आएगा, जो भी ये पेज बनेगा, इस वक्त ये वाइट में शो होगा। आप चाहे तो इसको ब्लैक कर सकते हैं, मैं ब्लैक किया तो जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये ब्लैक बैकग्राउंड तैयार आ जाएगा। एडवांस ऑप्शन में आप हमेशा वर्किंग CMY के या डोंट कलर मैनेज पे क्लिक करके रखेंगे, या फिर इसके जो पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया हुआ है CMY के यूज़ वेब कोटेड, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसकी चर्चा भी हम आगे वाले ट्यूटोरियल में करेंगे, क्योंकि ये एक एडवांस ऑप्शन है, इसको हम आगे वाले ट्यूटोरियल में अभी हम तो ये एक सेटिंग है, इसको अभी छोड़ देते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम क्रिएट करेंगे नई डॉक्यूमेंट, ये क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने मान लीजिए 3000 बाय 2000 का ये डायमेंशन सेट किया, उसके बाद आप चाहते हैं इसको सेव करना, तो आप यहाँ पे इस सेव बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने नाम दिया है इलूस ग्राफिक XYZ, कुछ भी नाम दिया और यहाँ पे सेव प्रीसेट कर दिया। तो यहाँ आप सेव में देखेंगे ये इलूस ग्राफिक XYS के नाम से एक डायमेंशन प्रीसेट बन गया। आप चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप जब भी इसको क्रिएट करेंगे आप Ctrl+N करेंगे, ये वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ सेव के अंदर जाके आप अपने इस बनाए हुए इलूस ग्राफिक को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये किया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये आपका उसी डायमेंशन का प्रीसेट बन के आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हमने जाना कि हम किस तरीके से नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और किस तरीके से उसकी सेटिंग करते हैं। अब हम जानेंगे कोई डॉक्यूमेंट लेना। फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके ये बहुत सारे रिसेंट में आप बहुत सारे कुछ वर्क करते हैं, तो उनके सभी रिसेंट की ये फाइलें आ रही हैं जो हमने पीछे वर्क करी थी। आप चाहते हैं कि इनको डिलीट करना, क्योंकि ये लगभग फोटोशॉप में जगह ही घेरती है, तो इसलिए इसके लिए आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके ये ओपन रिसेंट में जाएंगे। ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप क्लियर रिसेंट फाइल कर सकते हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सब डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब आप चाहें तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से फाइल ओपन करते हैं। सिलेक्ट वन करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये इमेज ली और ओपन पे क्लिक कर दिया, ये आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और ये देखिए ये इसका प्रीसेट बन गया। आप चाहे तो इस पर डबल क्लिक करके कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके किसी भी फोल्डर में जाके जहाँ पे भी आपकी कोई फाइल है आप उसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके सीधा फोटोशॉप में ले आएंगे और यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। इस तरीके से ये भी फाइल ओपन होती है। इस तरीके से दो तरीके से हमने जाना फाइल ओपन करने के लिए। एक फाइल अगर आप यहाँ पे फाइल पे ओपन करते हैं, फाइल पे अगर आप दबाएंगे यहाँ पे ये न्यू है, ओपन है, ओपन से भी आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। कोई भी आपको फाइल ओपन करनी है इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये 3 तरीके से आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे बताया यहाँ पे फाइल में जाके ओपन, कंट्रोल ओ, ये इसकी शॉर्ट कमांड है। जैसे आप कंट्रोल ओ करते हो तो ये आपका इमेज खुल जाएगा। जहाँ भी आपकी इमेज है वहाँ जाके आप इमेज को क्लिक करके ओपन, इस पर ओपन कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आप ये फ़ाइल मैंने ओपन करी है, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, कोई दूसरी फ़ाइल ओपन करना, तो मैं इसको डिलीट करने के लिए Alt F दबाऊँगा और C दबाऊँगा, Alt F C, तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी, यानी यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल में जाके और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, यह फाइल इसी तरीके से यहाँ से गायब हो जाएगी। या फिर आप इसको गायब करने के लिए Alt F दबाएंगे और C दबा देंगे। ये C क्लोज के लिए है, तो Alt F जो है, ये देखिए Alt F जब दबाते हैं तो ये फाइल ओपन हो जाएगा, फाइल वाला पैनल। तो आप यहाँ पे जाके क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये फाइल क्लोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस लेयर पैनल की सेटिंग के बारे में। ये जो लेयर पैनल दिख रहा है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में लेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी कोई शेप तैयार करते हैं, जो भी इमेज तैयार करते हैं, उसमें क्या है, लेयर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं उससे पहले एक बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपने ये इमेज खोल रखी है, आप चाहते हो कोई दूसरी इमेज भी मैं खोल लूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे। मान लीजिए आपने एक इमेज यहाँ पे पहले ही ओपन कर रखी है, आप चाहते हैं कि दूसरी इमेज भी यहाँ ओपन हो जाए, उसके लिए आप डेस्कटॉप में या फिर वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करेंगे फाइल को, ये फाइल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ फोटोशॉप में ले जाकर, बटन छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, जब तक आपकी फाइल यहाँ फोटोशॉप में नहीं आएगी बटन छोड़ना नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ ले जाकर ड्रैग करूँगा, ये देखिए ये क्या है, इसने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो आपने फाइल ली है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फाइल भी तैयार कर। अब आप एंटर करेंगे, ये देखिए ये इसने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फाइल तैयार कर दी। लेकिन मैं चाहता था कि ये यहाँ पे शो हो, यानी एक मीडिया है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, आप इमेज के अंदर जाएंगे। मान लीजिए ये फ़ोटो ली, मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, लेफ़्ट बटन दबा के माउस का ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पे छोड़ दूँगा। ये देखिए इसके साथ में यहाँ पे ऐसे मैं इसको छोड़ दूँगा। जैसे मैं यहाँ छोड़ूंगा ये दूसरी इमेज ओपन हो जाएगी इसी में, ये पहली इमेज होगी, ये दूसरी इमेज होगी। तो आप इस तरीके से फाइल को, एक फाइल आपने ओपन कर रखी है, दूसरी फाइल को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये फाइल मैं ऐसे, जैसे ये हो गई, मैं इस फाइल को ऐसे ले जाके आप जितनी मर्जी चाहे यहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हैं और यहाँ छोड़ दूँ। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, आपको इस इमेज के ऊपर क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये इसी इमेज के ऊपर ये फाइल भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपकी तीसरी इमेज ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे लेयर पैनल के बारे में, जो अभी हम बात कर रहे थे लेयर पैनल के बारे में। फोटोशॉप में लेयर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें लेयर्स का, क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए नया लेयर लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप तैयार किया, ये देखिए मैंने ये शेप तैयार किया, मैंने ये इसको एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आप लेयर नहीं लेते, जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, इधर उधर करूँगा, तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि इसने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मीडिया क्रिएट कर दिया। ये देखिए ये मूव नहीं हो रहा। मैं चाहता था इसको कस्टमाइज़ कर सकूँ अपने हिसाब से, इधर उधर कर सकूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि ये मैंने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बना लिया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम होती है अगर आप नई लेयर नहीं लेते, क्योंकि हर बार आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे फोटोशॉप में आपको न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। न्यू लेयर लेने के 3 तरीके हैं। या तो आप न्यू लेयर लेने के लिए इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जूम करके, ये देखिए डिलीट के साथ में न्यू लेयर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको न्यू लेयर क्रिएट करके दे देगा। ये तो हो गया एक तरीका न्यू लेयर क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर, आप डिलीट भी चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप इसी पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे, ये लेयर डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन जब हम करते हैं तो ये आपको एक पॉपअप आता है, उसमें क्या है आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे दीजिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी नाम से एक न्यू लेयर क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो ये आपसे बिना पूछे कुछ एक न्यू लेयर क्रिएट कर देगी। फिर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम कैसे चेंज करते हैं, जैसे आप लेयर पे इस पे आते हैं और इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ आप नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कुछ भी XYZ एक नाम दिया और एंटर क्लिक कर दिया, ये इसी नाम से आ गया। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एन से
पहले ही नाम क्रिएट करके ओके कर दे तो ये उस नाम से आ जाएगी। या फिर आप अगर आपने बिना नाम दिए कोई लेयर क्रिएट भी कर दिया तो आप उसके ऊपर जाके ऐसे डबल क्लिक करके नाम दे सकते हैं, या आपका नाम देंगे एंटर करेंगे या आपके नए नाम से लेयर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये है लेयर पैनल का, आप इसको किसी भी हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेयर पैनल का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फोटोशॉप में काम करते हैं ध्यान रखें कि आप हमेशा न्यू लेयर लेकर ही काम करें, जिससे आपका जो बैकअप है, जो आपके पिछले इमेज का बैकअप है, वो आपका सेव रहे। तो फ्रेंड्स आज हमने इस पैनल के बारे में, टूल पैनल के बारे में और इस मेन्यू पैनल के बारे में और कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं ये जाना, और साथ में ही लेयर पैनल्स के बारे में जाना कि इसको किस तरीके से न्यू लेयर लेते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू फाइल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे आपका जो भी क्वेरी है उसका मैं हल कर सकूं।